नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मेडिकल इंजीनियरिंग और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए अब एक एग्जाम कराने का प्रस्ताव है। जी हां, यूजीसी ने नीट जेईई की परीक्षाओं को सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए कराने की योजना बनाई है। सुनने में प्रस्ताव बड़ा क्रांतिकारी लगता है, मगर चुनौतियां इसमें बहुत होंगी। बहुत सारे सवाल अभी भी बच्चों के मन में हैं। एक तरफ मेडिकल इंजीनियरिंग में दाखिले की परीक्षा, तो दूसरी ओर बीकॉम, बीए और दूसरी पढ़ाई करने वाले छात्र भी हैं। अगर इन तीनों परीक्षाओं के लिए अलग अलग तंत्र हैं, तो तीनों को मर्ज करने की जरूरत आखिर क्यों है? इसके लिए क्या क्या करना होगा, क्या क्या इसके फायदे होंगे और क्या क्या नुकसान, क्या क्या चुनौतियां, तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। लौट रहे हैं बेहद खास मेहमानों के साथ। सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देश की न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक खास हिस्सा है। अब इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा को भी सीयूईटी यूजी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट में मर्ज करने पर विचार हो रहा है। आसान भाषा में कहें तो अब इंजीनियरिंग, मेडिकल के साथ बीए, बीकॉम जैसे तमाम विषयों के अंडर ग्रेजुएट में दाखिला लेने के लिए एक एग्जाम कराने का प्रस्ताव है। इसके मुताबिक फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले इंजीनियरिंग में दाखिला ले सकते हैं। अगर किसी को डॉक्टरी करनी है तो फिर उसे सिर्फ मैथ्स की जगह बायोलॉजी चुनना होगा, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री की परीक्षा सबके लिए एक होगी। हायर एजुकेशन रेगुलेटरी आम सहमति को लेकर स्टेक होल्डर्स के साथ विचार विमर्श करने के लिए एक समिति तैयार कर रहा है। नीट, जेईई और सीयूईटी यूजी 3 मेन प्रवेश परीक्षाएं हैं। इसमें करीब 43 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की संभावना थी। अधिकांश छात्र इनमें से कम 2 परीक्षाओं में शामिल होते हैं। जेईई मेंस के लिए भौतिक, रसायन विज्ञान और गणित के विषय की परीक्षा देते हैं, जबकि नीट यूजी में गणित की जगह जीव विज्ञान की परीक्षा दी जाती है। ये विषय सीयूईटी यूजी के 61 डोमेन विषयों का भी हिस्सा है। एक परीक्षा का उद्देश्य छात्रों को कई परीक्षाओं के तनाव से बचाना है। यूजीसी की ओर से सिंगल एग्जाम के प्रस्ताव पर अगर मुहर लगती है तो छात्रों का समय बचेगा। इसके साथ ही ये परीक्षाएं साल में 2 बार कराई जा सकेंगी। प्लान के मुताबिक पहला एग्जाम बोर्ड परीक्षा के बाद और दूसरा दिसंबर में हो सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि जब 3 अलग अलग संस्थाएं एग्जाम करा रही हैं, तो एक एग्जाम कराने की जरूरत क्या है? यही नहीं, 3 तरह के एग्जाम की अगर एक परीक्षा ली जाएगी तो छात्रों के लिए काफी मुश्किल होगा। मसलन नीट की परीक्षा में फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर जेईई के मुकाबले कुछ आसान होता है। अगर एक परीक्षा होगी तो मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों पर मनोवैज्ञानिक दबाव आ सकता है। यही कुछ कारण है कि यूजीसी के एक विषय एक परीक्षा की योजना को लागू करने से पहले हर स्टेक होल्डर्स, खासकर छात्रों से गहन चर्चा जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए, हमारे साथ बेहद खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। आपका परिचय आज के मेहमानों से करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान आनंद कुमार सर, जो कि फाउंडर हैं सुपर 30 के। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह जुड़ रहे हैं, चांसलर हैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के। विक्रम सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कपिल गुप्ता सर जुड़ चुके हैं, जो कि सीईओ एंड को फाउंडर हैं neetprep.com के। कपिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आनंद सर, मैं सबसे पहले आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। पहला रिएक्शन क्या है सर जब ये खबर पड़ी आपने? क्या लगा, बच्चों के लिए आसान होने जा रहा है या उलझन बढ़ाएगा? नहीं, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि जब एक परीक्षा होगी तो लोगों को फायदा ही होगा। लेकिन अभी तो कोई ऐसी बात हुई नहीं है। इसका पूरा प्रावधान कैसा होगा, क्या क्या चीजें होंगी, ये सब आना बाकी है। तो जब तक पूरी चीजें सामने उभर के ना आ जाए, पूरी जानकारी हासिल ना हो जाए, तब तो कैसे बोला जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि जो भी यूजीसी के माध्यम से सरकार करेगी, उसमें इस बात का ख्याल जरूर रखेगी कि ऐसी परीक्षा हो जिससे बच्चे के अंदर छिपी हुई प्रतिभा का पता किया जा सके कि बच्चा किस दिशा में अच्छा कर सकता है। नहीं सर, बट अब ये सूत्रों के हवाले से तो कोई खबर है नहीं या स्पेकुलेटेड न्यूज तो है नहीं। यूजीसी चेयरमैन खुद इंटरव्यू देकर बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब, हमारा प्रपोजल है कि हम इंटीग्रेट करेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को, मेडिकल और इंजीनियरिंग, और उसको एंट्रेंस एग्जामिनेशन को सीयूईटी में डालेंगे। सवाल ये है कि क्या सेम
नॉलेज, बच्चों का एक ही सवाल है अभी और अभिभावकों का भी है, क्या सबके लिए एक एग्जाम करना, क्या सबका नॉलेज बेस सेम हो सकता है सर? क्या नहीं, सबका तो ये बहुत अच्छा भी नहीं है कि अगर एक ही क्वेश्चन से हर तरह की चीजों को हम लोग कैसे बता सकते हैं। अब किसी में मैथमेटिकल एबिलिटी है कि नहीं, लॉजिकल रीजनिंग पावर कितना है, इस पर डिपेंड करता है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब बच्चा 10th पास करता है या 10th में होता है, 9th में होता है, तो धीरे धीरे उनके माता पिता और बच्चों में ये बात आती है कि मैथमेटिक्स मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए इंजीनियरिंग में अच्छा नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए भी मैथमेटिकल होना पड़ता है, चीजों को लॉजिकली समझना होता है। तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन चीजों का जरूरत पड़ती है इस ज्ञान का। इसलिए अगर ऐसा कोई फार्मूला है, देखिए हर समस्या का कोई ना कोई अच्छा उपाय है, कोई ना कोई इलाज है, हर रोगों की कोई ना कोई दवा है। तो मेरा मानना है कि अगर ऐसा फार्मूला आता है कि एक जनरल टेस्ट लेने के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाए उस टेस्ट के जरिए बाहर आए कि बच्चा किस तरह के टैलेंट में ज्यादा अच्छा कर सकता है, उसमें किस तरह का टैलेंट है, तब अच्छा होगा। एक ही परीक्षा लेके एक ही क्वेश्चन पूछ के निर्णय लेना शायद सच में बहुत कठिन बात है। मैं बैक टू बैक तीसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूं और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, ये एडवांस के लिए तो नहीं होगा ना सर? बहुत सारे पूछ रहे हैं, हालांकि ये मेंस के लिए, ये जेई मेंस को ही करेंगे, एडवांस के लिए तो नहीं करेंगे ना सर ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, एडवांस के लिए नहीं करेंगे, ये जेई मेन के लिए ही होगा। एडवांस कैसे हो सकता है? एब्सोल्युटली, हमारा मानना है कि लोग है आईआईटी की, वो कैसे मानेंगे सब? एब्सोल्युटली। मैं बस बच्चों की क्वेरी थी तो वो आपके मुंह से उन्होंने आंसर सुन लिया। अब मैं जरा आगे चलता हूं, सबके ओपनिंग मार्क लेता हूं। कपिल जी, आपके पास में आना चाहूंगा। पहला रिएक्शन कपिल सर आपका, क्या आपको ये आइडिया के लेवल पर कैसा लगा? दीपक जी, आइडिया के लेवल पे डिस्कशन नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी एनटीए है और जिस तरह से एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, नीट का एग्जाम एनटीए ने 2019 में एग्जाम्स कंडक्ट कराना चालू किया है, अभी भी पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में। ऐसा लगता है कि जुरासिक वर्ल्ड में पहुंच गए हम वापस। अभी भी एक बार एग्जाम होता है, बच्चों की साल भर की मेहनत होती है, 3 घंटे के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है और ऑलमोस्ट कोई कमिटमेंट नहीं है इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी का। कब रिजल्ट आएगा? कभी बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं, बच्चों को पूरा टाइम नहीं मिलता एग्जाम देते समय। तो आइडिया के ऊपर क्या डिस्कशन करें? इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी ऐसा लगता है कि दे आर नॉट केपेबल टू कंडक्ट सच बिग एग्जाम्स। मतलब जिस लेवल की एम्पैथी चाहिए, जिस लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जो ट्रांसपेरेंसी से कम्युनिकेशन होना चाहिए, सबका अभाव है इस टाइम पे। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यूजीसी डॉक्टर जगदीश कुमार कंडक्ट नहीं करेंगे, एग्जाम एनटीए करेगा। तो वहां पे तो काफी कुछ होना, मतलब इट लीव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड। अब इसमें दो चीजें हैं कपिल जी, अब दो चीजें। एक, पहला आप बोल रहे हैं कि अभी तो एनटीए आया है, उसी में इतने लूप होल्स हैं, अभी उसी से ढंग से पार नहीं पार पाए, फिर एक नई चीज आएंगे, बच्चे और कंफ्यूज होंगे। बट ये सर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद इसमें हम सिद्धहस्त हो पाएंगे इस तरह के एग्जाम कंडक्ट कराने में। शुरुआत में प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं इस दूरगामी तरीके से बोल रहा हूं क्योंकि शायद सरकार का भी यही मंशा है। आइडिया के लेवल पर कैसा है सर? इंप्लीमेंटेशन एक लेटर पार्ट है, बट हाउ इज द आइडिया सर? No, idea per se, I don't think anyone can challenge the idea. Across the world, इस तरह के मल्टीपल एग्जाम्स नहीं होते हैं। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, मेंटल एप्टीट्यूड का, उससे रिलेटेड कुछ होता है, और फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स के, आर्ट्स वगैरह के सब्जेक्ट ले लीजिए। तो एट एन आइडिया लेवल इट इज परफेक्टली ओके। बट जिस टाइप के स्टेक होल्डर्स हैं, आईआईटी के स्टेक होल्डर बिल्कुल डिफरेंट है, मेडिकल के स्टेक होल्डर जहाँ पे एनएमसी आ जाता है, जहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आ जाते हैं, जहाँ पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आ जाता है, कोई चेंजेस हो ही नहीं पाता है। हम तो बच्चों को नीट की तैयारी कराते हैं। इट हैज बीन एन एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटिंग टाइम, कभी भी कुछ भी चेंज नहीं होता है और ऐसा लगता है कि एनटीए बार बार प्रॉमिस करती है कि हम करेंगे और हर साल वही डाक के 3 पाक। एब्सोल्युटली। तो कुल मिला के अभी बहुत सारे चैलेंजेस इसमें हैं, लेकिन विक्रम सिंह सर, आपको क्या लगता है सर, इस तरह के अनाउंसमेंट्स या एक बहस के लिए एक आइडिया को फ्लोट कर देना, आपके पास अगर ठोस रणनीति नहीं है, मैं सिर्फ एक क्वेरी है बच्चों की, तो आप उसको अनाउंस करके कहीं कंफ्यूजन तो नहीं बढ़ाते हैं? या फिर ये प्रोसेस है कि कम से कम विचार विमर्श के लिए जनता के बीच में जाए और फिर सरकार को भी आइडिया लग पाए कि क्या रिएक्शंस आ रहे हैं और फिर नीति बनाने में सहूलियत हो?
लेकिन कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि वो ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन क्यों कर रहे हैं आप? अगर आपके पास ठोस नीति है ही नहीं तो हम जो अभी एग्जाम देना चाह रहे हैं, जिस तरह से तैयारी करना चाह रहे हैं, करने दो। एक नया क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं? आपका इस पर टेक क्या है सर? दीपक जी, बच्चे हमारे देश की अमूल्य निधि हैं, उनके साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ अक्षम्य होगा। लेकिन इसमें कोई खिलवाड़ नहीं, बच्चों की और उनके अभिभावकों की और उस पे जो व्यय होता है उसके दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो ये विन विन सिचुएशन सबके लिए है। एक एग्जाम और आपके सभी आपके जो यूनिवर्सिटीज के प्रवेश हैं वो हो, नीट हो या जेईई हो, सबका समाधान एक परीक्षा से हो रहा है। इसमें कोई कठिनाई नहीं। मैं आदरणीय आनंद जी ने जो बात कही, जिनका उनका व्यवहारिक और प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो बहुत है, और उसके मद्देनजर मैं समझता हूं कोई भी नया काम जब शुरू करते हैं उसमें व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं। लेकिन कोई भी आप परीक्षा ले लें, जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, सैट ले लें, जीआरई ले लें, ये सब सिंगल एग्जामिनेशन है और इसके मानक के आधार पर विश्व के कई देशों में दाखिले होते हैं। इसके अलावा यूपीएससी ले लें, उनकी परंपराएं लगभग 100 वर्ष पुरानी है, लेकिन 100 वर्ष पुरानी परंपराओं कभी न कभी तो हम शुरू करेंगे, और ये बेहतर होगा कि जितनी ढपली उतने राग से अच्छा है। एक इम्तिहान, और यह आदरणीय गुप्ता जी का भी कहना बिल्कुल सही, आनंद ये कपिल गुप्ता जी का कहना बिल्कुल सही है कि बच्चों के मन में जो ऊहापोह और असमंजस की स्थिति, क्योंकि उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा यही है, और इसमें अगर हम उनको गिनी पिग या प्रयोगात्मक तरीके से रखेंगे वो उनके साथ अन्याय होगा। लेकिन बच्चों के साथ एक व्यवहारिक और एक उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए एक ऐसी स्टूडेंट फ्रेंडली व्यवस्था बनाएं जिससे कि बच्चा सरल और सहज होकर के, यह कि ना हो कि बिल्कुल मालूम पड़े कि आई एम सॉरी सर, मैं यहाँ पे टोक रहा हूँ, बट हमारी जो चिंता है बच्चों की और अभिभावकों की, जो इस समय जो चिंता है वो ये है कि आप रिफॉर्म कीजिए, मना नहीं कर रहे हैं बच्चे, आप रिफॉर्म कीजिए, लेकिन वो रिफॉर्म बच्चों को ऐसा लगे कि वो सहज रूप में उनके बीच में और उनके तैयारी करते हुए समाहित हो गए। आप अचानक से इस तरह के जब अनाउंसमेंट्स करते हैं बिना किसी तैयारी के, तो कहीं कंफ्यूज तो नहीं होते हैं बच्चे? सवाल ये है सर। सहज और सरल, मैं एक शब्द और उसमें जोड़ रहा हूं, बच्चों के लिए सहज और सरल हो और भ्रम की स्थिति को दूर करना हो। ऐसी चीज बच्चों अभिभावकों को न लगे कि उनके ऊपर कोई चीज थोपी जा रही है। लेकिन मैं विद्यार्थी रहा हूं, हालांकि बहुत पहले था, दशकों पहले, लेकिन अभिभावक तो मैं आज भी हूं, और बच्चों की मनस्थिति में समझ रहा हूं। कोई नई चीज आती है, पहले उसको एक्सप्लेन कीजिए कि आपके हित में है। आपको जगह जगह भटकने से, नाना प्रकार के स्थानों पे जाकर के, क्योंकि केवल दिल्ली ही भारत नहीं है, बिहार भी भारत है, झारखंड भी भारत है, छत्तीसगढ़ भी भारत है, कर्नाटक भी भारत है, तमिलनाडु भी भारत है। तमाम बच्चे के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए, सबके भविष्य को मद्देनजर अगर एकीकृत इम्तिहान हो जाता है तो इसमें किसी तरह का कोई मतभेद नहीं हो सकता। लेकिन इट शुड बी स्टूडेंट फ्रेंडली, इट शुड बी फ्रेंडली टू एवरीवन एंड शुड नॉट बी हॉस्टाइल टुवर्ड्स एनीवन। एब्सोल्युटली। अब एक छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुकते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, हम दोनों पक्ष पर बात कर रहे हैं, और जब हम चर्चा करते हैं ना, तो इसके जो फायदे हैं वो तो सरकार बता ही रही है। स्वाभाविक रूप से जब होमवर्क किया गया होगा, जब ये आइडिया आया होगा, तो यही पहला आइडिया होगा कि यार इससे बच्चों को फायदा होगा। लेकिन हम फायदों की बात तो करेंगे, वो बताया भी जा रहा है, एक एग्जाम हो जाएगा, बच्चे पर बर्डन कम हो जाएगा, टाइम सेव होगा, आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन आपको तह में जाकर कुछ चुनौतियों पर बात करना आवश्यक होगा, ताकि समय रहते वो सरकार को भी पता चले। इसलिए क्रिटिसाइज करना मकसद नहीं है इस पूरे कॉन्सेप्ट को, लेकिन चुनौतियों पर बारीकी से विमर्श करना बहुत जरूरी है। सो नीट और जेईई मेंस, इन दोनों को सीयूईटी के तहत लाने की कोशिश, एक आइडिया यूजीसी ने दिया है और इसी पर चर्चा हो रही है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आनंद सर, अगेन अब देखिए, जेईई में आप देखेंगे फिजिक्स और मैथ्स की, अब सतही नॉलेज नहीं देखेंगे आप, स्वाभाविक रूप से आप इन डेप्थ नॉलेज देंगे, थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे। और मेडिकल में अगर आपको जाना तो जाहिर सी बात है कि ज़ूलॉजी और बॉटनी का आप डेप्थ देखेंगे। एक पेपर कैसे बनाएंगे सर आप? एक चीज से कैसे पता कर पाएंगे कि इस बंदे में फिजिक्स में भी डेप्थ है या इसमें ज़ूलॉजी और बॉटनी में भी डेप्थ है? वो क्या, ये थोड़ा सा एक सवाल है जो बच्चों के हैं। दरअसल में मेरा मानना है कि ये चुनौतीपूर्ण काम तो है ही, लेकिन अब लौट चले वाली बात है। बहुत पहले आप देखेंगे, करीब 30 साल पहले, 40 साल पहले तो कोई एंट्रेंस टेस्ट तो था ही नहीं। जो +2 के मार्क्स होते थे उसी के आधार पर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिलता था। बहुत पहले बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं और भी लोग,
मुझे याद भी नहीं है, मैं भी सुनता हूँ, लेकिन ये सच था। तो हो सके ये पॉलिसी इस तरह की बनाई जाए, इस तरह का कुछ मेथड निकाला जाए कि आपका एक कॉमन टेस्ट लिया जाएगा आपके एबिलिटी का, और बाद में आपके मार्क्स कैसे होंगे, जिस सब्जेक्ट में मार्क्स होंगे उसके आधार पर एडमिशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर चैलेंज एक अलग होगा कि बंगाल बोर्ड के मिले मार्क्स, बिहार बोर्ड के मिले, सीबीएसई के मिले, सबको नॉर्मलाइज कैसे किया जाएगा। ये सब चुनौतियां तो है ही। तो क्या अभी आप जैसे बात हो रही थी जीआरई का, जीआरई एक अच्छा टेस्ट होता है जिससे जीआरई टेस्ट बच्चे देते हैं, लेकिन उसके बाद जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट भी होता है, जीआरई मैथमेटिक्स, जीआरई फिजिक्स, जीआरई केमिस्ट्री। तो क्या इस तरह से कुछ किया जाएगा? तो जब तक सरकार पूरे तरह से तैयार होके हम लोगों के बीच अनाउंस नहीं करती है, तब तक कुछ बोलना जल्दीबाजी होगी। अच्छा, एक चीज और है, मैं कपिल जी आपके पास आना चाहूंगा। एक चीज और है इसमें, हम देखिए एग्जाम का बोझ तो कम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ये बहुत अच्छा आइडिया है, इंटरनेशनल आइडिया है कि आप कम से कम एग्जाम्स रखिए और बच्चे पर मनोवैज्ञानिक जो बर्डन रहता है वो कम। लेकिन आप बहुत ज्यादा बच्चों को दायरे में भी तो ला रहे हैं। मैं बहुत सारे उन बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस सवाल में जो बच्चे 12th के बाद, ठीक है, उनको नहीं लगता कि उनको कोई एग्जाम देना चाहिए, उनको लगता है कि हम आर्ट स्ट्रीम में चले जाएंगे, हिस्ट्री, दूसरी स्ट्रीम्स में चले जाएंगे, जहां पर हमारे ऑन द बेसिस ऑफ हमारे जो एग्जाम आए हैं 12वीं में, उसके बेसिस पे हमें एडमिशन मिले। तो क्या हम एक फियर ऑफ एग्जाम जिसको कहते हैं उसको कम तो कर रहे हैं, लेकिन दायरे में बहुत सारे बच्चों को लाने की कोशिश भी कर रहे हैं? क्या ये फियर सही है, ये चिंता सही है? नहीं दीपक जी, ये वाली चिंता तो शायद थोड़ी सही नहीं है, क्योंकि मुद्दा ये है कि यदि हम नीट का बात करें, मेडिकल कॉलेजेस के लिए एडमिशन के लिए जो टेस्ट है, 18 लाख लोग एग्जाम लिखते हैं, करीब 50,000 गवर्नमेंट कॉलेज सीट्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि असली कंपटीशन करीब 2-2.5 लाख बच्चों के बीच में ही होता है। बाकी लोग एग्जाम लिख रहे हैं, पर उन्हें भी पता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लायक उनकी या तो तैयारी नहीं है, या वो इस साल तैयार नहीं है, अगले साल तैयार होंगे। तो यदि उसमें आप ऐड कर देंगे और लोग, क्योंकि वो एग्जाम लिख सकते हैं, पर रियली क्वालिफाई करने के लिए इट इज नॉट एन एग्जाम जो आप 2-3-4 महीने में तैयारी कर ले। टिपिकली तैयारी कम से कम 1.5 से 2 साल की होती है। तो मुझे उस चीज का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कंसर्न थोड़ा इसी चीज के बारे में कि हमारा जो एग्जाम कंडक्ट करने का एटीट्यूड है, जो एम्पैथी चाहिए, जो जिस मेहनत से बच्चा तैयारी करता है और उसके बाद उसे आधा घंटे बाद, नालंदा के अंदर आधा पौना घंटे बाद पेपर मिला, गंगानगर में बच्चों को इंग्लिश मीडियम की जगह हिंदी मीडियम पेपर मिल गया, और अभी तक 17 जुलाई को एग्जाम हुआ था, अभी तक डिसीजन ही नहीं हुआ कि उन बच्चों का करेंगे क्या। मतलब ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट नहीं है, यस समथिंग हैपेंड। एनटीए की तरफ से वो पैसे लेते हैं एप्लीकेशन फी के, पर उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट और सर्विस लेवल नहीं होता है। तो ये सारी चीजें, इन पे मेच्योरिटी आना जरूरी है। उसके बाद तो ओवरऑल आइडिया लेवल पे आई थिंक जैसा आनंद जी बोल रहे थे, ठीक, जैसे जेई एडवांस होता है वैसे हर जगह पे आपने कॉमन एग्जाम ले लिया और उसके बाद स्पेशलाइज आपको कुछ ज्यादा स्किल लेवल चेक करना है, हाँ, तो आपने थोड़ा और एग्जाम वो बात बिल्कुल सही है सर, आई एग्री। बट मैं आनंद सर के पास वापस आना चाहूंगा। आनंद सर, एक जो पेरेंट्स का जो फियर है, अभिभावकों का और बच्चों का भी, वो ये है कि भाई ठीक है, जिनको जेई मेन, जिनको इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, ठीक है, आप उनके लिए जाइए, लेकिन बाकी लोग जो दूसरी स्ट्रीम्स के लिए हैं, उनके लिए कहीं कोचिंग अनिवार्य तो नहीं हो जाएगी? आनंद सर, कोचिंग कल्चर को अनर्गल रूप से कहीं हम बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं इस पूरी कवायद के बाद? ये बहुत अच्छा और जायज क्वेश्चन है, और मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं कि इसी बहाने आपने एक अच्छी चर्चा की, जिससे सरकार को भी लाभ मिलेगा कुछ योजना आगे बनाने में। तो इससे कोचिंग कल्चर फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए कोचिंग वाले हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिलेंगे। तो मान लीजिए कॉमन टेस्ट है, तो फिर कॉमन टेस्ट की तैयारी करेंगे, वो इतना प्रैक्टिस करवाएंगे कि जिस बच्चा में कम टैलेंट वो भी प्रैक्टिस कर करके अच्छा कर देगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं हो पिछड़ जाएगा। तो कहने का मतलब कि कोचिंग वाले तो हर जगह घुसेंगे और लोगों को सुविधा देंगे, लेकिन सुविधा वही उठा पाएगा जिसके पास पैसा हो। बिल्कुल सर, मैं इसी सवाल के साथ विक्रम सिंह सर आपके पास आना चाहूंगा। गुप्ता सर, कुछ आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं इसमें? मैं फिर सर के पास आऊंगा। ये नहीं, देखिए ये कोचिंग वाली चीज तो थोड़ी उस जगह से भी आती है कि हिंदुस्तान है, एक अनार 100 बीमार का प्रॉब्लम है। 18 लाख लोग एग्जाम लिख रहे हैं 50,000 सीटों के लिए, और वो उस एग्जाम में सिलेक्शन का मतलब है इट विल डिसाइड
कि आप अगले 40 साल वो करेंगे जो आप करना चाहते थे, या वो करेंगे जो नंबर आपके करवा पाए। तो वो सारी चीज तो उस चीज की उपज है, रादर देन। हाँ, बट मैं अगर एनसीईआरटी की बुक घर में पढ़कर अपनी तैयारी करना चाहता हूं तो मेरे ऊपर ये एग्जाम का फियर लाद कर एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर बना के मुझे जबरदस्ती कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं भेजा जा रहा है। मेरे माँ बाप नहीं कर सकते उतना अफोर्ड। फेयर एनफ, ठीक है। सो दैट इज देयर। सो मैं जो एवरेज आईक्यू वाले बच्चे और घर में बैठकर जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, मैं उनकी आवाज यहां पर रख रहा हूं। कोचिंग कल्चर पर आप दोनों इस पूरी इंडस्ट्री के लीडर्स में से एक हैं, बट एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक आम आदमी के लिए एक बच्चे को उसके करियर, उसका बेहतर भविष्य बनाने के लिए कितना ज्यादा, कहां पर उसको, और बात पैसे की नहीं है सर, बात एक अजीबो गरीब किस्म का बच्चे के अंदर जो डर आ जाता है कि अगर मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा तो मेरा नहीं होगा। उसको बार बार कोचिंग इंस्टीट्यूट यही दिखाते हैं। सो वो भी एक चर्चा है। बहरहाल वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन मैं वापस यहां पर सर के पास आना चाहूंगा, विक्रम सिंह सर के पास। विक्रम सिंह सर, अब किया फिर क्या जाए? देखिए, आइडिया भी अच्छा है, चुनौतियां भी बहुत सारी हैं, तो एक ऐसा आइडिया जिसमें सबका हित हो, बच्चों पर एग्जाम का बर्डन भी कम हो और सरल हो, सहज हो, सुविधाजनक हो और अपॉर्चुनिटी देने वाला एग्जाम हो, उसके लिए क्या करें? देखिए दीपक जी, ये सब विद्वान पैनलिस्ट भी ये कह रहे हैं कि सिंगल विंडो एग्जामिनेशन एक बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन उसके साथ कि ये फेल प्रूफ हो, फूल प्रूफ हो। इसके अलावा बच्चों के साथ ये न्याय करते हुए उनको और उनके अभिभावकों को विश्वास में लेकर के कम से कम इतनी कृपा तो कर दें कि मॉडल क्वेश्चन पेपर हर विषय का कम से कम 2-2 सेट तो बना करके दे दें कि इसी पैटर्न के ऊपर परीक्षा पत्र आने हैं, आप इसके अनुसार कार्रवाई करें। आपने सही कहा कि जो एक उप संस्कृति पैदा हो गई है कि बिना कोचिंग के कदाचित कोई भी बच्चा, ये अभिभावक ये समझता है कि हमारी तैयारी अपूर्ण रहेगी, और कुछ ऐसी धारणा भी आ गई है। उसके ऑल्टरनेटिव समझ लें कि हम ये किताबें लेके अगर घर में पढ़ते हैं और 90% बच्चा बिना कोचिंग के काम चला सकता है, इसके बारे में भी हम बल दें, क्योंकि 50% अभिभावक और बच्चा इस स्थिति में नहीं है कि महंगी कोचिंग, सामान्य कोचिंग भी ऐसी हैं, स्कॉलरशिप ओरिएंटेड कोचिंग भी ऐसी हैं जो बच्चों को दे सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं? बहुत कम। इसलिए आपको फेल प्रूफ और फूल प्रूफ, अब जब मैं फेल प्रूफ और फूल प्रूफ कह रहा हूं, वो कहने में तो आसान है, और अपने पूर्व पुलिस अधिकारी होने के अनुभव से बता दूं कि बड़े बड़े इम्तिहानों में नकल माफिया, नकल, लाउड स्पीकरों पर नकल, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ब्लूटूथ और वाईफाई के जरिए नकल, ये जो तमाम चीजें, पेपर का गलत पहुंचना, समय प्रबंधन का ना करना, ये तमाम विषय हैं जिसके ऊपर बिहार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आच्छादित रहे हैं। कम से कम इस बार ये सुनिश्चित कर लें कि किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, चाहे रिहर्सल 3 कराने पड़े, लेकिन इम्तिहान फेल प्रूफ और फूल प्रूफ हो। 43 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। जी हाँ, अल्टीमेटली हमारे जो तीनों पैनलिस्ट हैं, उनका अगर आप नजरिए का जिस्ट निकालना चाहें, सार निकालना चाहें, तो कोई भी रिफॉर्म आए, अंत तो गत्वा उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, चुनौतियां आए, अंत तो गत्वा वो छात्रों के, अभिभावकों के हित में होना चाहिए, उनके भविष्य के हित में होना चाहिए। यही सबकी मंशा है और इसी पर सरकार आगे बढ़े। जो चुनौतियां, जो आज के हमारे जो सवाल उभरे हैं इस पूरी चर्चा के बाद, मुझे लगता है कि जो तंत्र में बैठे हुए लोग हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो संज्ञान लेंगे उन सवालों का, उन चिंताओं का, और जो पॉलिसी बनकर जो भी आए उनमें इन चिंताओं को समाहित किया जाए, उनका निराकरण हो, यही उम्मीद हम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का वक्त निकाला आपने। आनंद सर, थैंक यू सो मच सर। विक्रम सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कपिल सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।